कुछ साल बाद जब पृथ्वीराज राज्य से जुड़े निर्णय खुद लेने लगे, तभी कदम्बवास की अचानक मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे पृथ्वीराज के एक और मंत्री प्रताप सिंह का हाथ था, लेकिन प्रसिद्ध इतिहासकार दशरथ शर्मा ने इसको खारिज किया है। शासन पर पकड़ मजबूत हो जाने के बाद सन 1182 में पृथ्वीराज ने हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर बसे भंडाणकों का दमन किया। भंडाणक एक बहुत शक्तिशाली जाति थी, जो विग्रहराज के जमाने से चौहानों के लिए सरदर्द बनी हुई थी। इस अभियान से पृथ्वीराज की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई और ऐसा मालूम होता है कि अब उन्होंने दिल्ली को भी एक मजबूत गढ़ बनाने का निर्णय ले लिया था। कुतुब मीनार के पास किला राय पिथौरा के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। अब पृथ्वीराज ने जेजक भुक्ति यानी बुंदेलखंड पर नजर डाली, जहां चंदेल राज कर रहे थे। चंदेलों के 3 मुख्यालय थे, कालिंजर, खरजूर वाहक यानी खजुराहो और महोत्सव नगर यानी महोबा। तो पृथ्वीराज ने सन 1182 में बुंदेलखंड पर हमला किया। चौहानों और चंदेलों के संघर्ष को लेकर कई सारी लोक कथाएं प्रचलित हैं। चंदेल शासक परमार्दी देव के सेनापति मलखान, आल्हा और उदल के नाम तो आज भी बुंदेलखंड के बच्चे बच्चे की जबान पर हैं। इसी घटना से जुड़ा हुआ है महोबा का कजली मेला। इसके पीछे की लोक कथा के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंड राय ने चंदेल राजकुमारी चंद्रावल का हरण करने की कोशिश की, जिसे आल्हा और उदल ने बचाया। तो ये त्योहार यहाँ की महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है और राखी के अगले दिन मनाया जाता है। साल 2022 में 840वां वार्षिक मेला होगा। ये तो थी लोक कथा। इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज और चंदेलों के इस महासंग्राम में पृथ्वीराज का पलड़ा भारी रहा, लेकिन आल्हा उदल की वीर गाथाएं अमर हो गईं। इस समय पृथ्वीराज की उम्र थी करीब 16 साल और इस किशोरावस्था में ही उन्होंने बुंदेलखंड तक अपना प्रभाव फैला लिया। ये एक बड़ी उपलब्धि थी। बुंदेलखंड के बाद अब पृथ्वीराज ने गुजरात के सोलंकियों से युद्ध शुरू किया। पृथ्वीराज रासों में बताया गया है कि पृथ्वीराज ने सोलंकी नरेश भीम द्वितीय को मारकर अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लिया। लेकिन इतिहास कहता है कि भीम द्वितीय का शासन सन 1240 तक चला, कुल 62 साल, यानी पृथ्वीराज की मृत्यु के भी 48 साल बाद तक। तो सोमेश्वर चौहान की सोलंकियों द्वारा हत्या की पृथ्वीराज रासों की कहानी को इतिहासकार खारिज करते हैं। इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि पृथ्वीराज ने सोलंकियों से संग्राम किया और अर्बुद यानी माउंट आबू के परमारों पर दबाव बनाया, लेकिन आखिरकार सोलंकियों से संधि हो गई। उधर अपनी हार के बाद चंदेल शासक परमार्दी देव ने गहाड़वाल नरेश जयचंद्र से संधि कर ली। तो अब समय आ गया है कि हम जयचंद्र के पुरखों को जरा समझ लें। हम तब से करीब 100 साल पीछे जाते हैं, जब सन 1090 के आसपास कलचुरी राज्य को ग्रहण लग गया था और कलचुरियों के सामंत चंद्रदेव ने बनारस को अपना केंद्र बनाकर गहाड़वाल राज्य की स्थापना की। आम तौर पर यही माना जाता रहा है और लोक कथाओं में भी यही प्रचलित है कि गहाड़वालों की राजधानी कान्यकुब्ज यानी कन्नौज थी। लेकिन गहाड़वालों से जुड़े अधिकांश सिक्के और उनके अभिलेख बनारस क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही मिलते हैं। काशी विश्वनाथ के बारे में कहा जाता है कि शुरुआती भव्य मंदिर चंद्रदेव ने ही बनवाया था। गहाड़वालों ने और भी कई भव्य मंदिर बनवाए। चंद्रदेव के बाद अगले गहाड़वाल शासक बने मदनपाल और फिर गोविंद चंद्र, जिन्हें इस वंश का सबसे महान शासक बताया जाता है। गोविंद चंद्र के काल में इस राज्य की शक्ति काफी बढ़ी और गहाड़वाल गंगा के मैदानों पर छा गए। संभवतः इसी दौरान कन्नौज भी गहाड़वालों के कब्जे में आ गया होगा। उस जमाने में कन्नौज पर अधिकार का सपना उत्तर भारत का हर राजा देखा करता था। अब हम आपसे यहां निवेदन करेंगे कि एक बार फिर से हमारा गुर्जर प्रतिहार का वीडियो देखिएगा, जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि उस जमाने में उत्तर भारत में कन्नौज की वही हैसियत थी जो आज दिल्ली की है। ऐसे संकेत मिलते हैं कि गोविंद चंद्र ने तुर्कों के कई हमलों को विफल किया। ये सब गजनवी सैनिक थे जो ईच बीच में छापे मारते थे। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या राम मंदिर से जुड़ा विष्णुहरि शिलालेख भी गोविंद चंद्र के समय का है। गोविंद चंद्र के बाद विजय चंद्र का शासन आया, जब चौहानों और गहाड़वालों के बीच टक्कर शुरू हुई। विजय चंद्र ने कई विद्वानों को आश्रय दिया।
विजयचंद्र के दान से कई मंदिर और बौद्ध धार्मिक स्थान चलते थे। विजयचंद्र के बाद जयचंद्र अगले शासक बने, जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। 12वीं सदी के अंतिम चरण में चौहान साम्राज्य और गहाड़वाल साम्राज्य दोनों उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य थे, और एक जंगल में दो शेर एक साथ कभी नहीं रह सकते। ऊपर से कन्नौज जैसे महानगर का सवाल। हालांकि यह स्पष्ट है कि पृथ्वीराज के समय कन्नौज पर जयचंद्र का ही राज था, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहां भी जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच झगड़ा कन्नौज के लिए ही हुआ होगा। कब, कहां और कैसे ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन पृथ्वीराज रासों में इस प्रसंग को बहुत ही रंगा ढंगा कर बड़े ही खूबसूरत और नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जयचंद्र की बेटी संयोगिता का पृथ्वीराज द्वारा हरण किया जाना और फिर जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच महासंग्राम, ये कथानक कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण जैसा है। अधिकांश इतिहासकार तो संयोगिता के अस्तित्व को ही नहीं मानते, और अगर आप भी कल्पना के उड़न खटोले से बाहर झांककर वास्तविकता और व्यावहारिकता के नजरिए से देखें तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कहानियां आखिर मन बहलाने के लिए ही होती हैं या फिर प्रेरित करने के लिए। इस कहानी के माध्यम से कवि ने पृथ्वीराज के शौर्य और पराक्रम को समझाने की कोशिश की है, लेकिन पृथ्वीराज रासों में 3 महत्वपूर्ण संदेश छुपे हुए हैं। पहला, कि चौहानों और गहाड़वालों के बीच कितनी गहरी दुश्मनी थी, जैसी कि 2 पड़ोसी राज्यों के बीच स्वाभाविक रूप से होती है। दूसरा, कि अपने निजी स्वार्थों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए राजा किस पैमाने पर अपने ही वफादारों की बलि दे दिया करते थे। और तीसरा, दोनों राज्य आपस में लड़ भिड़कर किस हद तक कमजोर हो चुके थे। अपने अभियानों से पृथ्वीराज चौहान ने अपना प्रभाव मंडल तो बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो उन्होंने अपने सारे पड़ोसियों से रिश्ते बिगाड़ लिए। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र कमजोर पड़ गए, और इसका फायदा किसी तीसरी ताकत को हुआ, और ये तीसरा आदमी था मोहम्मद गोरी। तो अगले वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मोहम्मद गोरी के पूर्वजों और उसके अभियानों के बारे में।